चलो जी करते हैं शुरू। चलो कॉपीज खोलो, नोट्स वगैरह शुरू करते हैं आज हम। हाँ, मैं इसके ना आप लोगों को नोट्स दूंगा कुछ लिखने के लिए घर से, ठीक है। जल्दी से पहला लिखो जी, चैप्टर का नेम लिखो कैश फ्लो स्टेटमेंट, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। क्या क्या टॉपिक्स हम करने वाले हैं इस चैप्टर में? अब जो जो पिछले दो पार्ट्स में आपने अपनी मर्जी से लिखा, ठीक है, अब ये हमारे क्लास नोट्स हैं। कुछ नोट्स मैं आपको लिखवाऊंगा, बाकी मैं आप लोगों को घर के लिए दे दूंगा ताकि हम यहाँ पे टाइम सेव करके आगे कॉन्सेप्ट की ज्यादा रिवीजन करें। पहला है मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चलो आगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। एक तो मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपको करवा दी है, ये तीन एक्टिविटीज का मीनिंग आप लोगों को मैंने बता दिया क्या होता है। आज इसके हम क्वेश्चंस करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस विद फॉर्मेट, लॉन्ग क्वेश्चंस विद फॉर्मेट, और उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये पिछले पार्ट में हमने रिवाइज किए थे, याद है? कैश और कैश इक्विवेलेंट्स पांच थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, और पांचवा था डिमांड्स या चेक्स इन हैंड। लिख लिए? हाँ जी। ऑपरेटिंग को प्रोडक्शन नहीं कह सकते, लेकिन प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है। जैसे गुड्स बनाने हैं तो बिजनेस के लिए बना रहे हो ना, बेचने हैं हमने आगे, तो वो पार्ट है एक तरह से। लिख लिए जी ये 6 पॉइंट्स। महक स्पीड स्लो है, स्पीड बढ़ाओ, कैसे पेपर पूरा होगा? एक भी क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर इनको मैच हो रहा है। चलो सबसे पहला पॉइंट लिखो मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन। जल्दी से मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया है, कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इसके बाद सीधा मैं पहले क्वेश्चन शुरू कर दूंगा, दो इलस्ट्रेशन, ताकि आपको समझ में आ जाए, फिर पूरा फॉर्मेट हम करेंगे। मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन में पॉइंट नंबर 1, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स द कैश इनफ्लो and cash outflow, cash inflow and cash outflow during a period, during the period that is 1 year। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या रिकॉर्ड करता है? कैश का आना और कैश का जाना एक साल में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट सी एफ एस, कैश फ्लो स्टेटमेंट सी एफ एस एज पर AS 3 रिकॉग्नाइज बाय ICAI। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? AS 3 के अकॉर्डिंग। और AS 3 कौन बनाता है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड एज पर इनडायरेक्ट मेथड, एज पर इनडायरेक्ट मेथड। पॉइंट नंबर 4,
क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट है तो सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा ना, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन सीएफएस। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। पहले 4 पॉइंट में कोई डाउट है? बिल्कुल आसान है, पिछली 2 क्लासेस में काफी कर ली है। CFS हैज 3 कैटेगरीज। CFS has 3 categories under which all cash inflow and outflow are recorded. थ्री कैटेगरीज आप लोगों को पता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अच्छा, बुक का स्टार्टिंग पेज देखो, कुछ मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे। कोई ऐसा पॉइंट है जो बुक में लिखवाया था मैंने और यहाँ पे पेंडिंग हो? ऊपर ऊपर लिखवाए थे ना पॉइंट्स। चलो ये हम बुक में से पढ़ेंगे। एप्लीकेबिलिटी है, लिख लो, चलो लिख लो एप्लीकेबिलिटी। किस किस के ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है? नंबर 1 ऑन कंपनीज, नंबर 2 ऑन ऑल अदर बिजनेसेस, whose turnover more than 50 करोड़ रुपीस। याद है ना, ये पॉइंट आया था। और किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? जिसकी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर हो, चाहे वो कंपनी ना हो। कंपनी है तो उसको तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को तीनों एक्टिविटीज करनी है। इसके लिए आज हमें क्या छोड़ना पड़ेगा जी? काफी सारे पेजेस छोड़ने पड़ेंगे। मीनिंग और इंट्रोडक्शन के बाद ना आप लोग कुछ 5-6 लाइंस छोड़ देना। हो सकता है कोई ऐसा पॉइंट हो जो बेसिक हो। हाँ, ये वाला पेज छोड़ दो, मैं आधा पेज मतलब 8-10 लाइनें छोड़ दो। हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट्स हो जो मैं अभी ना लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक देख के नहीं लिखवा रहा। जो मुझे याद है मैंने वो लिखवा दिए। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो मैं आपको लिखवा दूंगा। अब मेरे पास सबसे पहला क्या है? 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज ऑफ, अगले पेज पे, CFS। 3 कैटेगरीज ऑफ CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट की। पहली क्या होती है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। In this activity, all cash inflow or outflow is recorded. In this activity, all cash inflow and outflow is recorded, which is related with business operations। बिजनेस ऑपरेशंस। कौन सा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है? जो बिजनेस ऑपरेशन के साथ लिंक हो, दैट इज मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। कीवर्ड याद है, बुक में मैंने आपको मार्क करवाया था, वो ये होता है, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल परचेज सेल। अब देखो मैं दोनों लिख रहा हूं, परचेज भी कर सकते हो, सेल भी। परचेज सेल ऑफ गुड्स, तो इससे आपको पैसा देना पड़ेगा। पेड टू क्रेडिटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, ये सब चीजें जो बिजनेस के ऑपरेशंस के साथ लिंक हो, बाकी बुक में पढ़ेंगे। मैं तो एक एक दो दो एग्जांपल लिखवा रहा हूं सिर्फ। पॉइंट नंबर 2 कौन सी एक्टिविटी होती है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेकंड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रिलेटेड विद, ये किन किन चीजों से रिलेटेड होती है? रिलेटेड विद
पहला नॉन करंट एसेट्स, सेकंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो इससे रिलेटेड नॉन करंट एसेट्स या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी सेल परचेज करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, उसको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना है। इसका एक एग्जांपल अभी हम करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे करते हैं। ठीक है, और ज्यादा मैं लिखवा नहीं रहा क्योंकि बुक में बहुत कुछ है पड़ा, मुझे आगे सिलेबस जल्दी जल्दी करवाना है। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसका भी अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम। मतलब आज हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। कल वैसे हमने कुछ बेसिक्स किए थे ना पहचानने वाले, वो वाला भी करेंगे आज एक एग्जांपल, दो इसके भी करेंगे एक एक क्वेश्चन। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट इज रिलेटेड विद, इट इज रिलेटेड विद पहला शेयर कैपिटल, सेकंड लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में ना हमने देखा था करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी दोनों इंक्लूड हैं, करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। इट इज रिलेटेड विद शेयर कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। फॉर एग्जांपल करंट लाइबिलिटी भी, नॉन करंट लाइबिलिटी भी। कह सकते हो, बिल्कुल ठीक है। अलग बस वैसे ही लिखवा दिया एक, मतलब पॉइंट आउट को क्लियर करने के लिए कि अगर इन्वेस्टमेंट भी आ जाता है। पॉइंट समझ में आ गया वैसे महक का? बिल्कुल ठीक है। नॉन करंट एसेट्स के अंदर ही तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, तो अगर आपने नॉन करंट एसेट्स लिखवा दिया, इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरी हैबिट बनी हुई है पिछले 8-10 साल से। तब ना पहले ये वाला मेजर हेड नहीं होता था, ये जो आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ते हो ना, ये आज से 5-6 साल पहले आया था। मेरी +1-2 तो उससे पहले हो रखी है ना, तो हमें हैबिट पड़ी हुई है उन दोनों को अलग अलग बोलने की। इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी का समझ आ गया, किससे रिलेटेड है? शेयर कैपिटल से, लाइबिलिटी, नॉन लाइबिलिटी। एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ये किस में लिखोगे आप? ये प्लस में लिखोगे, क्योंकि जब आप शेयर कैपिटल इश्यू कर रहे हो, इश्यू का मतलब होता है सेल करना। कंपनी अपने शेयर होल्डर को कह रही है हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, जैसे कि शार्क टैंक वाले बोलते हैं हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम बदले में आपको हिस्सा देंगे 2% या 5%, यानी आप उनको शेयर दे रहे हो। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैश आया ना, तो इसलिए प्लस में लिखा। अच्छा, अगर बाय बैक ऑफ शेयर्स हो, कंपनी अपने शेयर खुद खरीद रही है, देखो शेयर है तो शेयर कैपिटल है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा माइनस। लोन टेकन ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। अब लोन टेकन में ना काफी बच्चे भावुक हो जाते हैं, इमोशनल, ओ सर माइनस में आएगा, है लाइबिलिटी। मैं लाइबिलिटी और एसेट्स की बात कर रहा हूँ इस चैप्टर में, नहीं मैं तो कैश की बात कर रहा हूँ, तो ये प्लस में आएगा। अगर अगर हम लोन देंगे तो वो पहले तो बात है मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। यहाँ पे तो बोरोइंग्स है, रीपे कर रहे हैं, हाँ रीपेमेंट बोलने, तो वो माइनस में आ जाएगा। अच्छा, अगर लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी माइनस में, इसलिए एग्जांपल लिखवाई है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसका। एक हम और क्या देख रहे हैं, एक हमने 5वां पॉइंट क्या था, ये देखो मेरे पास मीनिंग और इंट्रोडक्शन पहला पॉइंट था, जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड में भी मैंने लिखवाया। दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट मेरा क्या था? कैटेगरीज ना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट। समझ में आ गया ना? ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट था एक तरह से टॉपिक्स टू बी कवर्ड के हिसाब से। अब 5वां पॉइंट क्या है? फॉर्मेट। 5वां है जी कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट, लेकिन मैं अभी ना पूरा प्रॉपर फॉर्मेट नहीं करवा रहा, मैं अभी एक समरी फॉर्मेट करवा रहा हूं। सर समरी फॉर्मेट मतलब अभी आपको बता दूंगा मैं। प्रॉपर फॉर्मेट करने के लिए तो हमें पूरा एक दिन चाहिए, मतलब शुरू करूंगा एंड तक चलेगा। तो अभी मैं एक समरी करवा रहा हूं फॉर्मेट की। अब ध्यान दो, ये अब आपका काम शुरू हो रहा है, जो आपको फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का इस चैप्टर में। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि हम आपको 3 कैटेगरी दे रहे हैं, जो भी आपकी दुकान पे कैश आ रहा है या जा रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा 3 हेडिंग्स के अंदर आ जाएगा। कोई भी बोलो उसी 3 हेडिंग के अंदर आएगा। जैसे अगर आप क्रेडिटर को पे कर रहे हो तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा, आप बिल्डिंग मशीन फर्नीचर खरीद रहे हो तो इन्वेस्टिंग के अंदर आ जाएगा,
अगर आपने लोन रीपे कर दिया वो फाइनेंसिंग में आएगा, कोई भी लगा लो, ठीक है, वो इसी में ही आ जाएगा। तो इसमें आपको तीनों कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी। पहली कैटेगरी कैश फ्लो स्टेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी मैं शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूं, कल जब मैं प्रॉपर फॉर्मेट आपको बनवाऊंगा ना, अभी बुक में तो दिखा ही दूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉपर फॉर्मेट कितना बड़ा है। तो हम एक बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा चल रहा है 31/3/2022, तो ये साल शुरू कब से हुआ होगा, मेरे को जवाब दे सकते हो? ये वाला साल अगर 31/3/22 को खत्म हुआ है, 1/4/21 को खत्म हुआ होगा ना, तो जो 1/4/21 से 31/3/22 14/21 से लेके 31 मार्च 2022, एक साल के अंदर कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका प्लस में आया कि माइनस में, मतलब आपने कितनों को पैसा दिया होगा, कहीं से मिला होगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये देख लेता हूं कि मैंने जो पे किया था ना, जो मुझे रिसीव हुआ वो हुआ है जी 5,000 रुपये, 50,000, और जो मैंने पे किया है वो है 21,000। बताओ मेरा आंसर प्लस में बचेगा या माइनस में? बड़ा सुख है, देखा जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास पैसा आया 50,000, गया 21,000, तो मेरे पास 29,000 रुपया बच गया। मतलब कि मैंने बिजनेस के ऑपरेशन से कामकाज करके 50,000 रुपया कमाया था, लेकिन 21,000 गया भी, तो बच कितना गया? 29,000। तो पहले का आंसर है ये। सेकंड एक्टिविटी कौन सी होती है? हाँ, तो सेकंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें भी मैं लिख देता हूं, मेरे को रिसीव हुआ 70,000 और मैंने पे किया 79,000। बताना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के थ्रू करके, सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में रिसीव कैसे हुआ होगा, बताना मेरे को कोई एग्जांपल। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एफडी तोड़वाई, या इंटरेस्ट या डिविडेंड मिला, या मैंने बिल्डिंग बेची, कोई एसेट बेची, तो उससे मेरे को पैसा मिला 70,000, लेकिन मैंने खरीदा कितने का? 79,000 का। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 9,000 माइनस का। तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के भी मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे को रिसीव हुआ, क्वेश्चन में कभी ऐसे नहीं दिया होगा रिसीव हुआ, क्वेश्चन में तो आइटम दे देंगे शेयर कैपिटल इश्यू की, जैसे हमने पिछला एग्जांपल किया था ना, तो वैसे ये तो मैं आपको हाँ जी, आइटम्स आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन कैटेगरीज इकट्ठी चलेंगी, मतलब सीरियल वाइज, पहले ऑपरेटिंग चलती है, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग। तो यहां से मुझे रिसीव हुआ था जी 1,00,000 रुपए, और मैंने पे किया था 85,000। तो बताओ पैसा बच रहा है या माइनस में आ रहा है? मिला कितना है? मिला कितना है? 1,00,000, पे कितना किया? 85,000। तो मेरे पास 15,000 प्लस का, उठा लो, बोल दो आ जाए अगर आना है तो। कह दो नए क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं अभी, 10-15 मिनट की क्लास है। चलो कोई बात नहीं। अब इधर देखो हमारे पास तीनों एक्टिविटीज का मेरे को, अब आपको देखो ना स्क्रीन पे पता लग गया, मेरे पास तीनों एक्टिविटी का काम धाम पता चल गया कि एक साल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मैंने इतना पैसा बचा लिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा मैं बताऊंगा, आप उस फॉर्मेट को मत देखो अभी। एक्सेस नॉलेज इज वेरी डेंजरस, तो अभी जो सिखा रहे हैं उसको आप स्टेप बाय स्टेप सीखो, मैं आपको बताता हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या है? 29,000 रुपया मेरे पास बच गया प्लस का। अगली एक्टिविटी में इन्वेस्टिंग वाले में मेरे से 9,000 का नुकसान हुआ है, और फाइनेंसिंग में 15,000 बच गया। अगर मैं तीनों का टोटल करूं तो देखो नेट मेरे पास इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि 29,000 प्लस वाला था, 15 प्लस वाला, ये माइनस वाला है,
तो मेरे पास नेट कितना बच रहा है, नेट करके 29,000 प्लस 15,000 44,000, उसमें से 9,000 माइनस कर दो, तो मेरे पास 35,000 इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज, इंक्रीज। तो इधर यहां पे लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश। तो कैश में कितना इंक्रीज हुआ, प्लस माइनस करने के बाद मेरे को पता लगा मेरा कैश में कितना इंक्रीज हुआ, 35,000। यहां तक समझ में आ गया है। एक आंसर आपका ये है, 80-90% यही है आपका आंसर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या करना होता है कि अगर आपके पास पूरे साल में 35,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है ना, मेरे पास ओपनिंग का भी तो कैश पड़ा होगा ना कुछ, तो इसमें ओपनिंग का कैश ऐड कर दो, ऐड ओपनिंग कैश बैलेंस जो मेरे पास ऑलरेडी होगा दुकान में, मतलब पिछले साल मेरे पास था, तो मैंने देखा मेरे पास पिछले साल था 10,000। तो मुझे बताओ मेरा क्लोजिंग बैलेंस अब कितना हो गया। कशिश अगर बैठ सकते हो 10-15 मिनट की क्लास लगनी है, नए क्वेश्चंस ही करने हैं, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। देखो मेरे पास नेट इंक्रीज कितना हुआ पूरे साल में, मैंने काम धंधा किया तो मैंने 35,000 बचा लिया, और मैंने देखा मेरे पास पिछले साल का मतलब ओपनिंग 10,000 पे था, 10,000 मेरे पास था, 35,000 मैंने इस साल में और कमा लिया, तो मेरे पास पैसे 25,000 रह गए या 45,000, 45,000 ना। मतलब आप ये सोचो मेरे गले में ना, ठीक है, मेरे गले में पहले ही 10,000 पे थे, 35,000 पे मैंने और कमा लिया, तो मेरे पास क्लोजिंग पैसा कितना होना चाहिए। आपको ना क्वेश्चन में ये दोनों बैलेंस दिए होंगे, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर आपका ये आपने खुद कैलकुलेट किया है, जो टिक वाला है वो खुद कैलकुलेट किया है, उसमें ऐड क्या कर दो, ओपनिंग बैलेंस जो आपके पास है। तो अगर आपका ये 45,000 जो आंसर है, बुक में दोनों आंसर दिए होंगे, अगर 45,000 बुक में दिया हुआ है, एट द एंड आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है। ओपनिंग भी दिया होगा, क्लोजिंग भी दिया होगा, ये आपने कैलकुलेट किया, तो ये मेरे पास क्या बच गया, ये मेरे पास क्या बच गया, क्लोजिंग कैश बैलेंस बच गया। तो यहां पे क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दी होगी, याद है बैलेंस शीट में मैंने पहले दिन क्या लिखवाया था, 5,000 और 6,000। उसके हिसाब से पता है क्या आंसर बनेगा, उसके हिसाब से जो आपका नेट इंक्रीज डिक्रीज आ रहा होगा 1,000, ओपनिंग बैलेंस जो मैंने पिछली से पिछली क्लास में लिया था, हमने 5,000 लिया था, 1,000 आपने कैलकुलेट किया, उसमें ओपनिंग ऐड कर दिया, तो क्लोजिंग कितना होना चाहिए, 6,000, और आपकी बैलेंस शीट में यही तो दिए हुए थे 5 और 6,000। तो यहां से आपको पता चल जाएगा आपका क्वेश्चन ठीक है। इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है, कंपैरेटिव और कॉमन में आपने परसेंटेज खुद निकालनी होती है ना, और खुद पे विश्वास करना पड़ता है, और वही नहीं होता हमसे, है ना। सेल्फ रिलायंस बड़ा मुश्किल होता है ना, सेल्फ ट्रस्ट, वो या ठीक होगा या गलत होगा, तो इस क्वेश्चन में सेल्फ ट्रस्ट की बात ही नहीं आएगी। अगर लास्ट में आपका आंसर मैच हो जाता है, अगर लास्ट में आपका आंसर मैच हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा ठीक है कि गलत। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूं, फिर भी वो बना देते, उनकी मर्जी थी, जो बनाना है तो बना देंगे। जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट का आज हमने फॉर्मेट रिवाइज करना सीखा है। सबसे पहले मैंने समरी फॉर्मेट सिखाया, समरी का मतलब होता है बस एक बार के लिए आपको बेसिक क्लियर कर दिया। तीनों एक्टिविटीज का हमने क्या लिखा था, कैश लिख लिया था। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरे पास 50,000 आए थे, 21,000 गए थे, तो मेरे पास नेट कितना बच गया, 29,000 प्लस का। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में मेरे पास रिसीव्ड तो हुए 70,000, लेकिन पे करने पड़ गए 79,000, तो 9,000 माइनस का। इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेरे पास आए 1,00,000, गए 85,000, तो नेट मेरे पास 15,000 बच गया। फिर मैंने तीनों एक्टिविटीज का, क्योंकि देखो एक ही दुकान की है ना ये, तो कैश सारा, बस एक्टिविटीज आपने 3 बना दी। जैसे समझ लो, आप ये लगा लो कि 3 ड्रॉर में अलग अलग पैसे रख दिए, एक ऊपर वाली ड्रॉर है, एक मिडल वाली, एक नीचे वाली। तो ऊपर वाली ड्रॉर में आप वो पैसे रखते हो जो आपकी दुकान की सेल परचेज से होते हैं। सेकंड ड्रॉर में आप वो पैसे रखते हो या तो बैंक से मिल गए या मैंने कोई प्रॉपर्टी बेची, वो वाले पैसे रखे। थर्ड ड्रॉर में आपने वो पैसे रखे जो आप बैंक से लोन लेके आए हो। यार तीनों ड्रॉर हैं तो मेरी दुकान में ना, तो जब मैंने तीनों का टोटल किया, किसी में पैसे प्लस में आ रहे थे, किसी में माइनस में, तो तीनों का जब मैंने प्लस माइनस किया तो देखा नेट में मेरे पास पैसा इंक्रीज ही हो रहा है, 35,000। फिर मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मैं क्या देखो मेरे पास पहले के कितने पड़े थे, 35,000 आपने दुकान की तीनों ड्रॉर्स का टोटल किया और अपनी पॉकेट में से निकाला, देखा 10,000 पड़े थे।
टोटल पैसा कितना हो गया 45,000। ये क्वेश्चन में गिवन होगा 45,000 रुपीज आप घर लेके चले गए यानी कि रात को क्लोजिंग। तो ये होता है, चीज समझ में आ गई। अब मेरे को एक और टॉपिक लिखना है, ये बना लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बना लेना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बना लेना। सिक्स्थ टॉपिक, नोट्स आज लिखवाने शुरू कर दिए, क्लास लगा लेना। सिक्स्थ टॉपिक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कल किया था, बस वो 5 पॉइंट्स बता दो मेरे को और कुछ नहीं। पहला क्या था, बस लिखते चले जाओ साथ साथ। महक जी लिखो जल्दी, आपकी स्पीड स्लो है, आपको तो ज्यादा लिखना है। ये वाली स्पेस तो छोड़ोगे ना, ये तो नोट्स का पार्ट है। इसके बाद 2 एग्जाम्पल करवाने वाला हूं मैं। हाँ जैसे मर्जी कर लेना। कैश इन हैंड, कशिश याद है 5 कल हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किए थे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। मतलब अब मेरी एक बात देखो, यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में मैंने 5 चीजें लिखनी है ना, तो ये जो मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस है ना, सिर्फ कैश नहीं, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सबका टोटल। तो इसलिए मैं यहाँ पे वर्ड चेंज कर रहा हूँ, क्लोजिंग कैश बैलेंस नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तीसरा क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के सेम होते हैं, ये लो सेम है। इसको मैं 5वें को फिर अलग लिखा देता हूँ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को। वो वैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ था मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज में मैं लिखवा रहा हूँ जैसे शेयर्स। और लास्ट क्या था, चेक्स या ड्राफ्ट्स। ठीक है जी, ये समझ में आया। अब मेन, वैसे मैंने आपको एक क्रक्स दे दिया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसे बनता है। मैंने तो इतना सा करवाया है, वो 35,000 वाला इतना सा, लेकिन होगा कितना, इतना 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 बड़ा। लेकिन है आसान कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ा सा बड़ा होता है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो 15 मिनट में खत्म हो जाता है। मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मेरे को 3 दिन चाहिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए मेरे को 1 दिन का आधा चाहिए, मतलब 25% टाइम। तो मेरे पास अभी 25% टाइम है, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं अभी करवा दूंगा आपको सीधा एग्जाम्पल से, ताकि आपको डेटा समझ में आ जाएगा। फॉर्मेट में अलग होते हैं, करवाए तो हैं महक, ये तभी तो करवाए हैं मैंने तभी तो पहले आपको समरी करवा दी। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। जल्दी से बुक निकालो, इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालो। और इसके बाद आप लोगों को पहले जगह छोड़ देना, क्योंकि नोट्स कम से कम 5 पेज, मतलब 3 डबल 6 सिंगल, 5 की जगह 6 पेजेस छोड़ लो। मतलब ये वाले 15 मिनट में ना आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे करना है। कौन से करवा रहा हूं मैं, पहली ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं करवा रहा, वो कल करवाऊंगा। इट विल टेक थोड़ा मतलब ज्यादा टाइम लगेगा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग वाले जो हैं वो कम टाइम लेते हैं। नंबर 18 निकाल लिया आप लोगों ने। अरे बड़ा इजी है। ओ आजा भाई आजा। नहीं 6:15 जाना उसने बोला था, है ना। हाँ 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 जल्दी। ये देखो जी, मेरी वाली बुक में इलस्ट्रेशन नंबर 19 है, न्यू बुक में जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 18 है।
ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्होंने पूछा कौन सा है, सिर्फ पूछा इन्होंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। इन्वेस्टिंग कौन सी वाली होती है, सेकंड वाली। अब देखो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्लांट कितने का परचेज किया, 6,20,000 का। पैसा आया होगा या गया होगा, पैसों की बात करो। पैसा गया होगा माइनस में, सेल करने से ही पैसा आया होगा। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज 4 चीजों की दी हुई है, बहुत इजी है। अब एडजस्टमेंट में देखो क्या है, इंटरेस्ट रिसीव, पैसा आया होगा कि गया होगा, आया है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये गया, क्या ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, देखना ये कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने सेकंड आइटम, ये तो लोन है, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। हमने बनानी कौन सी है, इन्वेस्टिंग। इसका मतलब आपसे ये खिलवाड़ भी कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग वाली है वो वाली लिखेंगे। डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग में। देखना आपकी बुक में ये वाला पॉइंट है, ये वाला, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस। क्या लिखा हुआ है, अ प्लॉट ऑफ लैंड वाज परचेज्ड आउट ऑफ सरप्लस फंड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड लेट आउट फॉर कमर्शियल फॉर 30,000 रेंट रिसीव हुआ। देखो क्या किया, एक प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया था आपने सरप्लस फंड में से, बिजनेस के पैसों में से आपने लैंड ले लिया, बिजनेस के पैसे थे, आपने उससे एसेट ले ली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, और लेट आउट कर दिया फॉर कमर्शियल यूज एंड रेंट रिसीव हुआ आपको 30,000। देखना इन्होंने 30,000 को प्लस किया हुआ कहीं पे, किया हुआ है ना, रेंट रिसीव हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए था ना। ठीक है, अब बनाओ, हम करते हैं इसको। इलुस्ट्रेशन नंबर 18, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी आपको पता चल जाएगा कि ये तो है ही क्या, कुछ भी नहीं है, बस प्लस माइनस करने। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये बेसिक है, ये बहुत आसान है, थोड़ा सा लेवल इससे ऊपर भी आएगा जब कल को हम क्लास लगाएंगे। अब सबसे अंदर पहली आइटम, यहाँ पे भी वैसे हमारा फॉर्मेट यही होता है कि पहले हम एडजस्टमेंट कर लें बाद में वो देखें। ठीक है, तो एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो क्या दी हुई है, सबसे पहले लिखा हुआ है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स मैंने किसी कंपनी के खरीद रखे हैं, मेरी इन्वेस्टमेंट है, तो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो प्लस में लिखूं या माइनस में, प्लस में। कितने पैसे हैं, तो 8,000 प्लस का आ गया। आगे सेकंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड ये नहीं आएंगे, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से है, हम कौन सी एक्टिविटी बना रहे हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये आपको जान के कंफ्यूज करने के लिए दी हुई थी। सर फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर क्यों लिखा था, भाई मैंने किसी और कंपनी के डिबेंचर परचेज कर रखे हैं, मेरे लिए मेरी इन्वेस्टमेंट है ना। और जो ये है इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये तो मैंने लोन ले रखा है किसी से। एक होता है इशू करना, इशू करना मतलब आपने लोन ले रखा है, एक होता है आपने लोन दे रखा है मतलब डिबेंचर खरीद रखे हैं, तो वो ये वाला था। अगली नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखना क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड मेरे को मेरे शेयर्स पे मिलता है, कितना, 20,000 प्लस में आ जाएगा। सर आप प्लस लिख तो नहीं रहे, बस पॉजिटिव में लिख रहा हूं ना, जो नेगेटिव वाले आएंगे वो माइनस में लिख दूंगा। नेक्स्ट आइटम क्या है, डिविडेंड पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होता है, तो नहीं आएगा ये भी। नेक्स्ट आइटम, बस इन्वेस्टमेंट पर्पस लिख लिया, हमने लेट आउट दे दिया तो रेंट मिला, रेंट रिसीव्ड 30,000। आगे, हाँ अब बाहर वाली एडजस्टमेंट खत्म हो गई। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, हमारे सारे चैप्टर्स का थीम भी यही चल रहा है, पहले एडजस्टमेंट कर लो फिर उसके बाद अंदर। अंदर देखो पहला क्या दिया हुआ है, प्लांट एक परचेज था एक सेल था। सर नेट करके लिख सकते हैं, नहीं, परचेज अलग दिखाना पड़ेगा, सेल अलग। प्लांट परचेज कितने का है, देखो माइनस में लिख रहा हूं क्योंकि पैसा मेरा इससे गया होगा, और प्लांट सेल 2 लाख। घाटा हो गया बेचारे को। अच्छा प्लांट के बाद और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट देखो,
परचेज है कि सेल है? इन्वेस्टमेंट परचेज 2,40,000। सेल भी है इन्वेस्टमेंट, देखना यार ये तो वैसे इस वाले में तो हाँ पैसा ज्यादा जा रहा है। ये क्वेश्चन कर लो, 10 सेकंड लगेंगे और बस। नेक्स्ट आइटम बोलो। गुडविल परचेज है या सेल है? ये भी परचेज है। सेल नहीं है तो उसको लिखना भी नहीं है, टाइम बचाओ अपना। पेटेंट सेल कितने के? सेल करेंगे पैसा प्लस में या माइनस में? प्लस में, 1,50,000। बस इसका जो हम आंसर निकालेंगे, अगर तो प्लस में आया तो उसको देखो लिखते क्या है, मैं बस ये वर्ड सुन लो। अगर आंसर प्लस में आया कैश फ्लो फ्रॉम लिखेंगे। अगर बाय चांस आंसर मेरा माइनस में आ गया, सर माइनस में कैसे, अभी इनका हम टोटल करेंगे ना, तो अगर आंसर माइनस में आ गया तो उसको लिखते हैं यूज्ड इन। सर एक बार फिर से बताओ, अगर मेरा आंसर प्लस में आया तो मैं लिखूंगा कैश फ्लो फ्रॉम, मतलब मेरे पास आया है ना। अगर मेरा आंसर माइनस में आया तो मेरा पैसा ज्यादा लग गया ना, तो उसको बोलते हैं यूज्ड इन। कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, या फिर सर कभी किसी क्वेश्चन में दोनों भी आ सकते हैं, फ्रॉम या यूज्ड। क्या कभी ऐसा होता है कि एक ही आंसर या प्लस में आ रहा है और माइनस में? हाँ जी, हाँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ही तो लिखा है सारा। पेटेंट गुडविल भी तो मेरी एसेट्स होती हैं। बस टोटल कर लेना, आप चले जाओ। एक क्वेश्चन और करवाऊंगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, तो वो क्लास लगा लेना क्योंकि नया टॉपिक होगा। वो भी ऐसा ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन। इसका आंसर देख लेना, ठीक है, टोटलिंग कर लेना। 4 माइनस का, तो फिर यहाँ पे वर्ड फ्रॉम नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या वर्ड लगेगा? कैश फ्लो यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आ गया जी, ये समझ आ गया क्वेश्चन। अब फाइनेंसिंग का करेंगे एक, मतलब इस बहाने ये हो जाएंगे ना कि 2 एक्टिविटीज आपकी हो गई। लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इससे मुश्किल भी आते हैं। जैसे कई बार कोई प्लांट खरीदी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गई, फिर हमने सस्ती या महंगी बेची, मतलब प्लांट का अकाउंट बनाना पड़ सकता है छोटा सा। जैसे +1 चैप्टर में हम डेप्रिसिएशन चैप्टर करते थे ना +1 क्लास में, तो वैसा करना पड़ सकता है, लेकिन 2-2 3-3 लाइन होगा। +1 में डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता था पूरे पेज का, यहाँ पूरे पेज का नहीं, मतलब कोई प्लांट है जो मैंने बेची, कुछ खरीदी। इलस्ट्रेशन 26 या 7 है, जहां पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो रही होगी, वो वाली पहली। आजकल मेरे लैपटॉप को ना पसीने आ रहे हैं, वो बेचारा निकलता ही नहीं। ओहो हो, मिल गया लगता है। यही है, देखना देखना, यही है 8 लाख वाली। चलो शुक्र है, पहली बार में निकल गई। चलो अब हम सेकंड एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं। देखा जाए साथ साथ न्यू क्लास है ये भी, तो सेकंड एक्टिविटी क्या शुरू कर रहे हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो मेरे को यहाँ पे देखना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बच्चा ज्यादा कंफ्यूज होता है। क्यों? क्योंकि पता नहीं चलता शेयर्स खरीद रहे हैं तो पैसा आ रहा होगा कि जा रहा होगा। तो आपने तो बस ये ध्यान में रखना है कि मेरा पैसा आएगा या जाएगा। अब जैसे सबसे पहला है, एडजस्टमेंट में आ रहा हूं मैं।
इक्विटी शेयर्स वर इश्यूड, इश्यूड का मतलब होता है सेल करना, तो यहां से आपका पैसा आता है, ठीक है। अब ऊपर डेटा इस क्वेश्चन में परचेज सेल नहीं दिया हुआ, ईयर वाइज दिया हुआ है। पहले कौन सा ईयर दिया हुआ है? करंट ईयर, फिर दिया हुआ है प्रीवियस ईयर। अब देखो इक्विटी शेयर्स कौन से हैं? पहले वाले ना, पहला, दूसरा और तीसरा। पिछले साल इक्विटी शेयर कितने के थे? 6 लाख के। दूसरे साल 8 लाख के हो गए, तो कितने और पैसे आपके पास आए हैं? 2 लाख। इसको बोलते हैं कि आपने 2 लाख रुपया और अरेंज किया, मतलब शार्क टैंक का प्लेटफॉर्म लगा होगा, इन्वेस्टर्स आए होंगे, पैसा लगाया होगा। कितना? 6 लाख तो पहले ही था, अब टोटल 8 लाख हो गया। कंपैरेटिव चैप्टर में भी तो यही करते हो ना, 2 लाख प्लस के हैं, तो मतलब आपने ये शेयर्स इश्यू किए हैं। समझ नहीं आया? पहला पॉइंट पढ़ो एक बार। तो इक्विटी शेयर इश्यू करने का मतलब होता है आप अपने शेयर होल्डर को शेयर सेल कर रहे हो। पिछले साल आपके पास कितने के इक्विटी शेयर थे बेटा? 6 लाख के। इस साल आपके पास टोटल है 8 लाख के, तो आपने कितने शेयर्स इश्यू किए होंगे? 2 लाख के। मतलब आपने 2 लाख के शेयर बेचे होंगे, बदले में इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया होगा। और जो इश्यू किए हैं ना, वो 15% प्रीमियम पे इश्यू किए हैं, मतलब 15% महंगे। तो 2 लाख का 15% होता है 30,000। तो आपने बोला भाई शेयर्स तो 2 लाख के हैं, बेचूंगा 2,30 के, तो कंपनी के पास कितना पैसा आया होगा? 2,30,000 प्लस में। महंगा बेचा, अगर डिस्काउंट पे बेचते तो माइनस कर देते। सेकंड पॉइंट पढ़ो। रिडीम, रिडीम का मतलब लिखो रीपे करना। कम होना मतलब रीपे कर देना। कितने पे रीपे कर रहे हो? 5% प्रीमियम पे। अब अब प्रेफरेंस शेयर्स देखो कितने के थे पिछले साल? 2 लाख के। अब जीरो है, मतलब आपने 2 लाख रीपे कर दिया, लेकिन रीपे करने के लिए आपको 5% महंगे रीपे करने पड़े। 2 लाख का 5% होता है 10,000, तो मतलब आपने 2,10,000 पे किए हैं। रिडीम करना मतलब पैसा देना। प्रीमियम का सेम मतलब होता है, ऐड ही करना है। रिडीम मतलब पैसा पे करना, इश्यू मतलब पैसा मिलना। तीसरा मतलब आपने किसी से लोन लिया एट अ डिस्काउंट। देखो पहले कितने थे डिबेंचर? 0 के। पिछले साल देखो डिबेंचर 0 के है ना। इस साल आपके पास 1 लाख आ गया, मतलब डिबेंचर का मतलब होता है लोन लेना। तो आपने 1 लाख का लोन लिया, पैसा तो आया होगा ना, प्लस में आएगा। लेकिन पैसा प्रीमियम पे आया या डिस्काउंट पे? डिस्काउंट पे। 1 लाख का 1% होता है 1,000, तो मतलब आपके पास 99,000 आया होगा। देखो पहले 3 पॉइंट समझ में आ गए। देखो दो तरह से आप चीजें समझते हो। मेरी कंपनी है, मैं डिबेंचर इश्यू करना चाहता हूं, मतलब सेल करना चाहता हूं, उसका मतलब ये होता है कि आप लोन लेना चाह रहे हो, तो ये वो चीज है। अब मेरी कंपनी में मैं जब डिबेंचर बेच रहा हूं, हो सकता है कशिश ने खरीदा, हो सकता है आपने, हो सकता है किसी और कंपनी ने मेरी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए हो, तो उस वाली कंपनी ने तो मेरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया ना, तो उसके लिए तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया। डिबेंचर वही है उसके लिए, क्योंकि उसने लोन दिया है, मैंने लिया है, मेरे लिए वही फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गई। उसके लिए इन्वेस्टिंग, क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है। इश्यू करने का मतलब होता है जो कंपनी लोन ले रही है, ठीक है, आगे समझ। और दूसरी कंपनी ने जिसने लोन दिया है मेरे को, उसके लिए वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बन जाएगा। डिबेंचर वही है। आगे डिविडेंड पेड है, प्रेफरेंस शेयर, ये माइनस में आ जाएगा। इंटरेस्ट पेड ये माइनस में। अंडरराइटिंग कमीशन, कमीशन आप पे करते हो कि मिलती है? पे करते हो, क्योंकि आपने जब इक्विटी शेयर इश्यू किए थे ना, ये वाले 2 लाख के, 6 लाख से 8 लाख हो गए थे, तो आपने किसी को कहा था भाई किसी से अरेंज करा दे, तो उसने बदले में कमीशन ली, तो ये माइनस हो जाएंगे। प्रपोज डिविडेंड वाला पॉइंट बाद में समझाता हूं, पहले इसको शुरू करते हैं हम। बस आज का लास्ट है। इलस्ट्रेशन नंबर बोलना है कौन सा है कशिश? 80। ऐसे मत करो वरना रिकॉर्डिंग वाले कहेंगे सर ने पी रखी है। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी? इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ना। कौन? हाँ, मतलब इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। पहले मेरी कैपिटल थी 6 लाख की, अब हो गई 8 लाख की, तो टोटल तो 2 लाख रुपए की इश्यू हुआ ना।
2 लाख की, प्लस उसमें 15% प्रीमियम था। 15% प्रीमियम मतलब कि 30,000। तो टोटल कितना हो गया? और अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा था ना, इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए कमीशन पे करनी पड़ गई थी, अंडरराइटिंग कमीशन। तो लेस कर दो कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 10,000 पे माइनस कर दो, तो मेरे पास नेट कितना पैसा आया? तो ये 2,20,000 पे मेरे पास आ गया प्लस में। सर ये तो मेरी लाइबिलिटी हुई ना, क्योंकि मेरे को पे तो करने पड़ेंगे। लाइबिलिटी तो होती है इक्विटी एंड लाइबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल। तो लाइबिलिटी वाली साइड पे लिख रहे हो ना, क्यों? क्योंकि आप बिजनेस हो, ये तो ओनर ने लगाई है। मेरे को वो अभी देखना नहीं है, मेरे को देखना पैसा आ रहा है कि जा रहा है। इसलिए ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये पैसों की बात करता है। बस पैसे देखो यार, प्रॉफिट लॉस एसेट लाइबिलिटी को गोली मारो। सेकंड में देखो क्या इश्यू कर रहे थे, दिव्या आप भी बुक देखो ना। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम कर रहे हैं ना, रिडीम का मतलब होता है रीपे करना। कितना पैसे रीपे किया है? नहीं नहीं, 5% नहीं, पूरा का पूरा रीपे कर दिया था शायद। 1 लाख रुपए है, 2 लाख के हैं, सारे के सारे रिडीम कर दिए, प्लस 5% प्रीमियम पे। तो टोटल कितना पैसा पे कर दिया? 2,10,000। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या था, डिवेंचर्स। डिवेंचर इश्यू की है, मतलब कंपनी लोन ले रही है। डिवेंचर्स इश्यू करना मतलब कि लोन टेकन। 1 लाख के थे, 1% डिस्काउंट, तो 99,000 प्लस में आएंगे, क्योंकि पैसा तो आया ना मेरे पास। नेक्स्ट पॉइंट बोलो। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हो तो माइनस में कितना? 24,000 पे, ये आपने माइनस कर दिए। आगे इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स, ये भी माइनस में, क्योंकि पे कर रहे हो, पे करने से पैसा जा रहा है। कितने पैसे हैं? 14,000 माइनस का। प्रपोज डिविडेंड देखो, एक करंट ईयर का होगा, एक पिछले साल का होगा। देखो एक करंट ईयर का, एक प्रीवियस ईयर का है। हमेशा प्रपोज डिविडेंड जो है ना, वो पिछले साल का पे करते हैं। तो पिछले साल का देखो कौन सा है? 90,000। तो प्रपोज डिविडेंड पेड लास्ट ईयर का। इसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा बाद में। इंटरेस्ट प्रपोज डिविडेंड पेड, ये हमेशा पिछले साल का पे करते हैं। आपको क्वेश्चन में दोनों साल का दिया होगा, पे कौन सा करते हैं? पिछले साल का। कितना है? बस खत्म क्वेश्चन। बस इसके बाद एड लेस कर लेना। अगर आंसर प्लस में आएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर आंसर आपका माइनस में आया तो कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बस खत्म। बाकी करेंगे कल।